नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। देखो, अपन ने कल देखा था कि फ्रांस की जो क्रांति है उसके अंदर कौन कौन से समाज के वर्ग थे, क्या थे। मैं बात कर रहा हूं आपके एनसीईआरटी के अंदर कक्षा जो 9वीं है उसमें समकालीन विश्व और भारत जो किताब है उसका पहले लेसन की बात कर रहा हूं और उसका दूसरा पार्ट में लेके आज आया हूं। तो उसके अंदर अपन ने वो सारी बात की है, वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि ताकि आपको एक कंप्लीट समझ में आपको ये लेसन आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि राजा है और उसके सामने एक किसान है जो कि तीसरा एस्टेट माना जाता है। और तीसरा एस्टेट वाला ये क्या कह रहा है, इस चित्र को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन जो है चित्र वाले भी पूछ लिए जाते हैं। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मतलब ये गरीब व्यक्ति सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वे उसको एक नज़र देखता तक नहीं। देखो, अब ये सारा कुछ अपनी संपत्ति थी, वो है जमींदार। ये कौन है? जमींदार है। और जमींदार को है भेंट कर रहा है, परंतु जमींदार उसके सामने देखता तक नहीं है। यहाँ पर यह बात की गई है। मतलब किस प्रकार से है लोगों का शोषण किया जा रहा था फ्रांस के अंदर, और इसी वजह से फ्रांस की क्रांति है वो हो जाती है। और फ्रांसीसी क्रांति में जीने की राह में क्या दे रखा है कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 2.3 करोड़ थी। 1789 में ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत भी तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का प्रकट संकट है वो पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थी। अब बात क्या हुई कि मजदूरी है ना, वो बढ़ाई नहीं गई। महंगाई तो क्या हो रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, परंतु लोगों की जो मजदूरी है ना उसको नहीं बढ़ाया जा रहा था। इस कारण है लोग है गरीब है वो अधिक गरीब होते ही जा रहे थे। गरीब है वो गरीब ही हो जा रहे थे, और अमीर है वो अमीर ही हो रहे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। इस पर है राजस्व अधिक लगाया जाता था, टैक्स अधिक लगाया जाता था। जीविका संकट क्या होता है कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, है ना। जीविका संकट क्या होगा भाई? अंतिम अपने को जरूरत है जैसे पानी की, और फिर है अनाज की, और फिर एक कपड़े की। जब ये तीनों ही अपने को ना मिले तब वो क्या हो जाएगा, अंतिम जो साधन है उस पर ही खतरा हो, तब क्या माना जाएगा? जीविका संकट माना जाएगा। अनाज क्या होता है? जिसका नाम मालूम, ए नाम, अच्छा अनाज नहीं है, ए धन नाम से बना है। देखो, हिंदी की व्याकरण आपको करवानी कि नहीं करवानी है? क्लास 9th के यदि स्टूडेंट है, 9th क्या है, कोई भी स्टूडेंट है, कक्षा 6 से लेके 12 तक के लिए व्याकरण है। मैं जीरो से लेके हीरो तक है आपको करवाना है कि थोड़ी विचार कर रहा हूँ क्या व्याकरण आपको करवानी है कि नहीं करवानी। देखो, एकदम ट्रिक के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको स्कूल में पढ़ाते हैं बोर्ड वाले, वैसा नहीं, कंप्लीट समझाऊंगा आपको। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? देखो, फसल खराब हो गई, फसल खराब होगी तो क्या होगा? फसल खराब होगी तो कारखानों में वो जाएगा नहीं, है ना। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, कारखानों में जाएगा नहीं तो उनसे है मिल है ना, आटा नहीं बनेगा। आटा जब नहीं कमी आएगी तब पाव रोटी भी नहीं आएगी। पाव रोटी जब नहीं आएगी तब खाद्यान्न की है वो क्या आ जाएगी? कमी। मतलब पाव रोटी खाने की कमी आ जाएगी। जब कमी आएगी तब महामारी फैलेगी। महामारी भी जब फैलेगी तब क्या होगा? मृत्यु दर है वो बढ़ेगी। बस इस प्रकार से जीविका संकट को अपन समझ सकते हैं।
अगला है कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। देखो, मध्यम वर्ग जो है ना वो उभर रहा था। मध्यम वर्ग कौन था? जो द्वितीय एस्टेट था, प्रथम एस्टेट नहीं, द्वितीय जो एस्टेट था, मध्यम वर्ग था। उनके विचार है, उनकी कल्पना है वो बढ़ने लगी, वो विचारशील होने लगे। पहले भी कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन या कार्यक्रम नहीं। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूह ने उठाई। तीसरा एस्टेट समझते हो, जो क्या देता था? कर दिया करता था। उन्होंने उठाई क्योंकि समस्या उन्हीं के थी, शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। अब देखो, मध्यम वर्ग था कौन? तो मध्यम वर्ग है जो तीसरा एस्टेट था ना, तीसरा एस्टेट के बुद्धिजीवी जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं ना, वही मध्यम वर्ग कहलाया। ठीक है। तीसरे एस्टेट के तीन भाग थे, आप सभी को पता है, तो पहले वाले वीडियो में आपने देखा है। तो उसमें जो पहले वाला वर्ग था ना, वो बुद्धिजीवी वर्ग था। तो उन्होंने है ये कार्य उठाया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं थे। अब देखो, इनके दिमाग में ये आ गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वो जन्म है उच्च परिवार में लेगा तो उसको विशेष अधिकार मिल जाएंगे। मतलब जन्म से किसी को कोई अधिकार मिलते ही नहीं है, ये अब इनको समझ होने लगी थी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। देखो, वो कितना महान है, कितना गुणवान है, तो उनकी जो योग्यता है, जैसे वो मान लेते हैं जमींदार बनेगा, तो जमींदार ऐसा नहीं है कि जमींदार का बेटा ही जमींदार बने। तो इन लोगों का मानना था जो विशेष योग्यता रखते हैं, जो योग्य लोग हैं ना, उन्हीं को ही योग्य पदों पर है वो जाना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यो जो रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। जॉन लॉक और रूसो ने क्या कहा? रूसो और जॉन लॉक ने क्या कहा कि किसी को जन्म से अधिकार नहीं मिलते हैं, है ना। जन्म से अधिकार किसी को नहीं मिलते हैं, है ना। जन्मना अधिकार किसी को नहीं है, और योग्यता के अनुसार योग्यता के अनुसार ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यह है रूसो और जॉन लॉक ने कहा था। अपने ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लोग ने, ये देखो तो किसकी बुक है? ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जो बुक है, ये किसकी है? जॉन लॉक की है, ध्यान रखना, जॉन लॉक की बुक है ये। राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। देखो, इसके अंदर क्या था? देवत्व सिद्धांत क्या होता है? देवीय सिद्धांत। तो देवीय सिद्धांत आपने यदि पढ़ा है पहले तो पता होना चाहिए, वैसे आपने नहीं पढ़ा होगा। तो देवीय सिद्धांत ये होता है कि राजा जो है ना, राजा को किसने भेजा है? ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर की संतान है वो, भगवान की संतान है, और उसका जो भी आदेश है वो भगवान का आदेश होता है, ये देवीय सिद्धांत कहता है। तो इन्होंने ये खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि राजा जो है देवता के द्वारा भेजा जाता है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, रूसो ने भी ये स्वीकार किया कि देवी सिद्धांत कुछ होता ही नहीं है, और अपने प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू, देखो मॉन्टेस्क्यू है, उसकी द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये बुक है, ध्यान रखना। द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू की बुक है। नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। देखो, जो सत्ता है ना, जैसे अपने भारत के अंदर है, सत्ता है विभाजित होनी चाहिए, केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे विधायिका होनी चाहिए और कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। अपने भारत में है, वैसी की वैसी होनी चाहिए। मतलब पहले बात पहले की है, जब लोगों को
जागरूक किया जा रहा था, उस टाइम की बात है, ऐसा नहीं है अब नहीं है। ठीक है। ये भी सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरे बस्तियों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। भारतीय को आपको पता होना चाहिए, तेरे जो उपनिवेश थे तो लुई 16वें ने उनको है हेल्प की थी, तभी है वो उपनिवेश से आज़ाद है कॉलोनी हो सकी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफी हाउसों और सैलानों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुई और पुस्तकों अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच में जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके, मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरी पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध उत्साह है वो भड़क उठा। अब स्रोत है इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको अपन नहीं देखेंगे। अब क्रांति है वो शुरू हो जाती है, वो देख लेते हैं उसकी क्या पृष्ठभूमि बनती है। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिया था। कर क्यों बढ़ाया था, तो उसकी मेरी अंततो ने एंततो एतवा जो रानी थी लुई 16वें की, वो बहुत खर्चीली थी। और एक तरफ उन्होंने अमेरिका को सहयोग दिया था, उसमें भी बहुत खर्चा हो गया था। इस कारण है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि कर को बढ़ा दिया था। ठीक है, ये मैंने बता दिया। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, है ना। राजतंत्र के तहत भी फ्रांसीसी जो सम्राट है अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता। इसके लिए एस्टेट जनरल मतलब प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों में अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। एस्टेट जनरल है वो क्या थी, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों एस्टेट समझते होंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय। लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, मतलब बैठक कब बुलानी है, ये निर्णय कौन कर सकता था, सम्राट ही कर सकता। परंतु ये जो जनरल एस्टेट की सभा है, अंतिम सभा है, 1614 के अंदर बुलाई गई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 अंतिम बैठक की बात कर रहा हूँ मैं, अंतिम बैठक है वो कब बुलाई गई, 1614 में। परंतु उसके बाद में कोई बैठक ही नहीं बुलाई गई थी। तो लुई 16वें ने कर बढ़ाने के लिए 5 जुलाई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की इन मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। भाई बैठक बुलानी थी तो कौन से भवन को, वर्साई के एक भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के 700 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े थे। देखो यहाँ से पर भेदभाव तो आपको दिख ही रहा होगा। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व उसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों और औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसान, औरत, कारीगर इत्यादि है उस सभा में प्रवेश ही नहीं कर सकते। फिर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। 1774 में क्या हुआ था, लुई 16वें फ्रांस का राजा बना और सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्रजा प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। लुई 16वें सम्राट कब बनता है, तो आपके 1774 में। फिर 1789 की बात करें, एस्टेट जनरल का आह्वान होता है। ये जो आपने देखा अभी देखो, एस्टेट जनरल का आह्वान मतलब बैठक बुलाई जाती है। तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टिल पर हमला होता है, देहात में किसानों का विद्रोह हो जाता है। उसके बाद में आगे देखेंगे ये अपन अभी। एडजेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, है ना। एस्टेट जनरल जो है ना
उसके नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग है ना अपना मत है वो दे सकता है। इस बार लुई 16वें की इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। मतलब पूरी सभा कौन, तीनों एस्टेट है वो मतदान करें, जिससे प्रत्येक सदस्य को अपने मत देने का अधिकार होगा। मत समझते होंगे ना, वोट देने का अधिकार, आप वोट देने का अधिकार होगा। तो वोट कौन दे, प्रत्येक नागरिक दे, तभी तो, क्योंकि देखो उनके तो 300 थे, है ना, जबकि ये बहुत सारे थे तीसरे स्टेट में। एक यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है, किसकी है, रूसो की है, में प्रस्तुत किया। कौन सा, लोकतांत्रिक सिद्धांत, मत देने का अधिकार का सिद्धांत। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। तीसरे एस्टेट के कौन, जो सामान्य लोग थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कब, 20 जून को। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। किसने, तीसरे स्टेट ने अपने आप को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो आबेसिए, ये ध्यान रखना, याद रखना भैया नाम। मतलब जब वर्साई के अंदर टेनिस कोर्ट के अंदर शपथ ली गई तो उन शपथ का नेतृत्व कौन कर रहा था, मिराबियो और आबेसिए कर रहा था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वे सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिए मूलतः पादरी था। आबेसिए मतलब ये, और ये कौन था, कुलीन वर्ग से था, और आबेसिए कौन था, पादरी था। उसने तीसरा एस्टेट क्या है, देखो तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका मतलब पेम्पलेट निकाला। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट की शपथ दी जा रही है, ठीक है ना। टेनिस कोर्ट की शपथ का आपने अभी देखा था किस किसने नेतृत्व किया था। ये चित्र टेनिस कोर्ट का ही है, आपने देख लिया है, और सामने वो शपथ ले रहे हैं वो तीसरे एस्टेट के लोग ही है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप का तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, मतलब बहुत महंगी हो गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे, मतलब पाव रोटी है वो जमा कर रहे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार की गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, और दूसरी तरफ सम्राट है ना, उसने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर नेस्त नाबूद कर दिया, मतलब बास्तिल जो दुर्ग था उसको नष्ट कर दिया। देवाती गांव में आग, गांव गांव पर अफवाह फैल गई कि जमींदारों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए, जो पकी फसल को तबाह करने निकल पड़े। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलसों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया, मतलब किसान है वो आक्रमण करने लगे। अन्न भंडार जो है अन्न के उनको लूटा गया, दस्तावेजों को जला दिया गया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जमीनें छोड़कर भागे, बहुतों ने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। बहुत भयंकर क्रांति हो गई। तो लोग है मतलब सड़कों पे आ गए, सड़कों पे कहें तो आगे आगे। लुई 16वें अंत थे नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई और मान भी लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य बंधनों, सामंती उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया और धार्मिक कर समाप्त कर लिया गया।
और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। उसके बाद में देखो आगे क्या होता है, आगे मैं अगला पार्ट बढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरा पार्ट है बहुत लंबा हो जाता है और लंबा पार्ट में बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। ये तीसरे पार्ट के अंदर लूंगा, क्योंकि लेसन आपके बहुत लंबे लंबे हैं और पर डे आपके आएगा तो अर्धवार्षिक तक है। आपको देखो जितना सिलेबस हाफ ईयरली में होता है उतना मैं करवा दूंगा और उन्हीं पर मैं आपको लिए मॉडल भी तैयार करूँगा।